चलो आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 15वां। इससे पहले हमारे 14 पार्ट हो चुके हैं। हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नियमित क्वेश्चन जो दिए गए एनसीवीटी द्वारा वो आएंगे हमारे ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर के, जो अभी अगस्त में होने वाला है। तो आज हम देखेंगे मॉडल नंबर 10 डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मतलब घरेलू उपकरण। तो इसके अंदर हमने इससे पहले 9 मॉडल जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो हमको जरूरत है कि जल्द से जल्द इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करें। इस मॉडल के केवल 20 क्वेश्चन है जो हम अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको अभी के एग्जाम में आसानी होंगी और आपके अच्छे मार्क आएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट गैंग टाइप इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स, मतलब कौन सी विद्युत प्रभाव गैंग प्रकार की विद्युत घंटी काम करती है। इसमें बेसिकली पूछा यह गया है कि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कौन से इफेक्ट के ऊपर काम करती है, बराबर। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन कुछ बेल का इस प्रकार है। देखो ये जो निगेटिव है ना, ये इधर से दिया हुआ है, और ये पॉजिटिव इस स्क्रू के माध्यम से ऐसा मिलेगा ये कॉइल को। फिर ये कॉइल क्या पैदा करेंगे, आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। इस वजह से पॉइंटर इससे आकर्षित, ये लोहे का है ना, मैग्नेट क्या करता, लोहे के चीज को आकर्षित कर लेता। तो ये रॉड को जैसे वो आकर्षित करेगा तो ये इसके ऊपर टकराएगा, और यहाँ से जैसे आकर्षित करेगा तो यहाँ से छूट जाएगा ना, तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो ये वापस पीछे चले जाएगा, और जैसे पीछे गया तो वापस इसको सप्लाई मिल जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू बेल की आवाज़ जो घंटी की आवाज़ आती रहेंगी, जब छुट्टी होती जब बजती ना वैसे आवाज़ आती रहेंगी। तो ये कौन से इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रिंसिपल कुकिंग रेंज वर्क्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कुकिंग रेंज जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी कुकिंग रेंज किसको बोलेंगे हम, हॉट प्लेट हो गई, स्टोव हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसको कुकिंग रेंज कहा जाता है, बरोबर। तो ये सब जो है अपने नाइक्रोम तार से बनाए जाते हैं। कौन से तार से बनाए जाते हैं, नाइक्रोम तार से बनाए जाते हैं। तो नाइक्रोम तार के अंदर हम जैसी करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या पैदा करता है, हीटिंग पैदा करता है। किसके कारण हुआ, करंट के इफेक्ट के कारण हीट पैदा हुआ, बरोबर। तो हम जो ऑप्शन नंबर बी हमारा बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे भी हम कॉइल को करंट देते हैं तो कौन सा इफेक्ट पैदा होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। लिक्विड के अंदर से करंट डालते हैं तो कौन सा इफेक्ट पैदा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट, है ना। तो ये सब इफेक्ट किसके हैं, करंट के इफेक्ट है। ये भी एक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, मतलब माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का फिलामेंट जो है उसका वोल्टेज पूछा गया है, बरोबर। इस तरीके से अपना जो माइक्रोवेव होता है उसके अंदर एक ट्यूब होता है, और वो ट्यूब के अंदर एक फिलामेंट होता है, बरोबर। इसके अंदर क्या रहेगा, एक फिलामेंट होगा, और उस फिलामेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना, जिसके द्वारा माइक्रोवेव यहाँ से उत्पन्न होते हैं। और इस चेम्बर के द्वारा ये जो माइक्रोवेव ये इधर आते हैं, बरोबर। किधर से आते हैं, इस चेम्बर के द्वारा। ये जो अपना मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है कांच का बना हुआ, ये माइक्रोवेव उत्पन्न करके इधर देता है, और ये एक्सटीरियर मोटर यहाँ पर होती है, ये इसको सब तरफ रोटेट करती है, जिसके कारण जो है वो जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घूमते रहती है, जो बहुत हाई वेवलेंथ की होती है। उसके कारण ये खाना जो है गर्म होके हीट होके पकता है, बरोबर। तो इसको जो है ये प्रॉपर काम करे इसका फिलामेंट, उसके लिए इसको दिए जाते हैं 3.2 वोल्टेज। अगर इतने वोल्टेज उसको नहीं मिले उस फिलामेंट को, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करेगा और माइक्रोवेव भी वहाँ से वो ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये अपने को याद रखना है कि 3.2 वोल्टेज एसी सप्लाई इसको दी जाती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब को, मैग्नेट्रॉन ट्यूब के फिलामेंट को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है। मिक्सर सभी के घरों में अवेलेबल है। हम वो जो उसका रोटरी स्विच है, सिलेक्टर स्विच भी उसको बोल सकते हैं, क्या करते हैं उससे हम स्पीड कम ज्यादा करते हैं, है ना। तो अगर ये सवाल तुमको एग्जाम में आया तो 2 मार्क तो तुम्हारे पक्के है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो वाइंडिंग होती है ना, टर्न निकाल लेते। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग रहेगी ना आर्मेचर के बाहर की, जैसे 100 टर्न करने के बाद एक निकाल लिए, उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही, दूसरे 100 के बाद एक निकाल लेंगे, उसके बाद तीसरे 100 के बाद एक निकाल लेंगे, बरोबर। तो जितने अधिक टर्न रहेंगे उतनी स्पीड कम रहेंगी, और जितने कम टर्न रहेंगे उतनी स्पीड अधिक रहेंगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स स्पीड के उल्टे अनुपात में रहता है। तो यहाँ पर अपने को स्पीड हाई मिलेंगी, कम टर्न है ना यहाँ पर, और यहाँ पर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे मीडियम टर्न है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा टर्न है, तो यहाँ पर स्पीड अपनों को लो मिलेंगी। तो सिलेक्टर स्विच का काम सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि कहाँ से अपनों को फेज देना है।
यहाँ से देंगे तो लो मिलेगा, बरोबर। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया ना, रेड वायर हाई स्पीड के लिए, येलो वायर मीडियम स्पीड के लिए, और ब्लू वायर लो स्पीड के लिए, और ब्लैक न्यूट्रल के लिए। इधर वाला जो इसका पॉइंट रहेगा ये रहेगा न्यूट्रल, बरोबर। अब फेज अपन जो भी टर्मिनल को देंगे तो उस हिसाब से वो फूड मिक्सर चलेंगे, और वो अपन सिलेक्ट किससे करते हैं, रोटरी स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है स्पीड सिलेक्शन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉल्ट इन फूड मिक्सर इफ इट रन्स इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर कम्यूटेटर खराब होगा तो ये नहीं चलेगा, आर्मेचर कॉइल अगर ओपन है तो उसमें करंट उत्पन्न नहीं होंगे, ये भी नहीं चलेगा, बरोबर। फील्ड वाइंडिंग अगर शॉर्ट सर्किट है तो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन बचता है वॉर्न आउट ब्रशेज, मतलब फटे कटे हुए ब्रश जो अपने यहाँ पर लगते हैं, ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। क्या है, कम्यूटेटर। ये पूरा आर्मेचर है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। तो ये कम्यूटेटर ब्रश, ये ब्रश जो है ये यहाँ पर कनेक्ट होते। अगर यही कटे फुटे रहे तो फिर वो कैसा होगा, कभी कनेक्ट होगा कभी नहीं होगा, तो मोटर कैसी चलेंगी, रुक रुक कर चलेंगी फूड मिक्सर की, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा वार्म आउट ब्रशेस, मतलब फटा हुआ ब्रश, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस, मतलब उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई फॉर अप्लायंसेस, मतलब उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। अभी जैसे कोई भी एक चीज है, समझ लो यहाँ पर हमारी ये टीवी है, क्या है, टीवी। तो ये एक उपकरण है, घरेलू उपकरण है ना, फूड मिक्सर ले लो, फैन ले लो, कोई भी चीज ले लो, ये क्या है, एक उपकरण है। तो इसके अंदर न्यूट्रल पाथ का कार्य क्या है, ये पूछा गया है, और बहुत ही आसान इसका आंसर है। देखो जब हम इसको फेज सप्लाई देंगे, बरोबर, क्या देंगे, फेज सप्लाई देंगे, तो फेज में से क्या प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है ना। करंट जाएगा ना इसमें से, फेज में से, तो ये फेज में से करंट जाएगा, टीवी के सर्किट को मिलेगा, और फिर रिटर्न आएगा न्यूट्रल के पास, तब ये सर्किट कंप्लीट होगा, तब ये टीवी चालू होंगी, बरोबर। तो न्यूट्रल जो है वो रिवर्स पाथ क्यों दे रहा है अपने को, करंट के लिए। किसके लिए दे रहा है, करंट के लिए। तो ये जो करंट जाएगा ये रिटर्न आएगा न्यूट्रल तक, तब ये सर्किट कंप्लीट होगा, तब ये चीज या फिर जो भी उपकरण है वो चालू होगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पाथ का जो कार्य है वो क्या है, प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, है ना, मतलब धारा को रिटर्न आने के लिए रास्ता प्रदान करना, पथ प्रदान करना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वैट 240 वोल्ट वर्केड फॉर 5 मिनट्स। देखो बहुत ही आसान है, इसके अंदर ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन वगैरह भी सब सेम रहेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर भी याद कर लेते तो अच्छा है, लेकिन इसकी अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा होगा। तो इसको हल करने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। यहाँ पर अभी हमने जो आसान फार्मूला वो उसको लिया है, लेकिन एक और फार्मूला है, इसमें क्या पूछा गया है कि हीट कितनी जनरेट हुई वो पूछा है ना। क्या पूछा हुआ है, हीट कितनी जनरेट हुई। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे कि आपके जो है जहन में या माइंड में जो है इसका आंसर बैठ जाए। तो हीट का एक फॉर्मूला इस तरीके से भी है, करंट का स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस गुना टाइम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, वैट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। अपने को करंट नहीं पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है, ये पता करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला है दूसरा, इसमें हम हीट कैसे पता कर सकते हैं, पावर गुना टाइम। तो यहाँ पे पावर भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, बरोबर। तो यहाँ पे अपने को बहुत आसान रहेगा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला था हीट का, ये कहाँ से आया। ये 2 फॉर्मूले उसके है। चलो तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मूला अपना हीट का, पावर गुना टाइम, टाइम को हम लेंगे सेकंड में, बरोबर। पावर कितना दिया हुआ है, 1000 वैट, 1000 हमने यहाँ पर लिख लिए, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड रहते ना, तो 60 से गुना करेंगे कितना आएगा, 300 सेकंड। टाइम पता चल गया, बरोबर। तो यहाँ पर अभी देखो जो हीट है उसको हम पावर को किससे गुना कर लेंगे, टाइम से गुना कर लेंगे। तो 1000 गुना 300 कितना आ जाएगा, ये तकरीबन 3 लाख जूल्स आ जाएगा, मतलब इतनी हीट यहाँ पर उत्पन्न हुई है। लेकिन ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, किलो कैलोरी में दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये जूल्स है, लेकिन यहाँ पर जो हीट की जो बड़ी मात्रा है वो क्या है, किलो कैलोरीज। तो किलो कैलोरीज में अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसको हम ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकते कि 1000 से डिवाइड कर दो तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो जो 1 किलो कैलोरी है वो होती है 4184 जूल के बराबर। तो अपनों को अगर ये 3 लाख को जूल को अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4184 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आंसर आएगा 71.70 किलो कैलोरी। लेकिन अपने पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन मैच किससे होगा अगर करीब से करीब देखा जाए तो ऑप्शन सी से मैच होगा, बरोबर 71.6 किलो कैलोरी। अभी ये अगर जो पॉइंट इसके आते हैं, जैसे अपन कोई चीज हल करते हैं तो पॉइंट आ जाते हैं ना 7.6178, तो अपन इतने पॉइंट नहीं लेते, अपन बाकी के छोड़ देते। तो छोड़ने की वजह से ये जो पॉइंट में आंसर आता है ना थोड़ा इनकरेक्ट आता है। लेकिन अगर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी अगर कहीं पर इस तरीके से आंसर हल कर रहे हैं तो वो चेकिंग वाला भी समझ जाता है कि ये पॉइंट की वजह से एरर आया है जो नेग्लिजिबल है, मतलब आप उसको वो समझ जाते हो और पूरे मार्क आपको दे देते। तो ये आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन सी के साथ बराबर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल, मतलब विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो केतली है अपनी जिसमें चाय बनती है ना होती है, उसको वो इस तरीके से प्रेशर में लगाते हैं ताकि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, जैसे ये 4 नंबर पे हमारा क्या है सोल प्लेट है, तो ये सोल प्लेट बिल्कुल ही उससे सटा कर लगाई हुई है और उसके बीच में क्या है हीटिंग एलिमेंट है। तो हीटिंग एलिमेंट जो है कंटेनर से अधिक संपर्क में रहे, ये जैसा कंटेनर रहेगा ना इसमें चाय बनेगी दूध गर्म होगा, तो ये जो हीटिंग प्लेट है ये इससे अधिक संपर्क में रहे, इस वजह से क्या करते हैं नीचे से सोल प्लेट लगा देते हैं। क्योंकि अगर ये कंटेनर से दूर होंगी तो कंटेनर ही गर्म नहीं होगा जिसमें चाय वगैरह नहीं बनेगी, तो उससे नज़दीक रखने के लिए नीचे से सोल प्लेट लगा देते हैं। तो सीधी अपन हीटिंग एलिमेंट नहीं लगाते, पहले उस हीटिंग एलिमेंट को बैठाने के लिए कोई एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं अपन सोल प्लेट, फिर उसके नीचे क्या लगाते हैं वो प्रेशर प्लेट, बरोबर। तो उसकी सहायता से कंटेनर से अधिक संपर्क में रहती है। तो ऑप्शन डी कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेनर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विद स्लो स्पीड, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है। पानी की मोटर होती है ना उसको पंप मोटर बोलते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है ना, बहुत से लोगों के घरों में रहती है। अगर अपना घर का फैन धीमी गति से चले तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर को चेंज कर देते। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो कुछ समय के बाद उसके काम करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे हम 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते तो कुछ सालों बाद वो 2 का हो जाता, फिर 1.25 का हो जाता, कम होती जाती है उसकी। तो इसी तरीके से अगर अपने घर की मोटर भी जो है पंप मोटर वो भी अगर स्लो चले तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर लगा हुआ कैपेसिटर है वो खराब हो चुका है या फिर डिफेक्टिव हो चुका है। तो बहुत ही आसान है, धीमी गति से हमको डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि कैपेसिटर का ही फॉल्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच मटेरियल इज यूज्ड एज हीट इंसुलेटर इन बिटवीन द आउटर केसिंग इन इनर टैंक ऑफ अ गीजर, मतलब गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच में उष्मारोधक के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। अभी गीजर का जो पानी है वो गर्म ही रहना चाहिए, ये वजह से क्या करते हैं कि उसका हीट बाहर ना जाए, इसलिए एक हीट रेजिस्टेंस लगाते। हमने थर्मास देखा होगा जिसके अंदर चाय ले जाते, तो चाय बहुत घंटों तक गर्म ही रहती क्योंकि ना बाहर की हीट अंदर आती ना अंदर की हीट बाहर जाती है। तो उसके लिए उनके बीच में एक हीट रेजिस्टर लगाया जाता है जो होता है अपना ग्लास वूल, इस तरीके से तुमने देखा होगा, कांच पूरी जैसा अपन बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में, है ना। तो ये लगाया जाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि हीट जो है वो अंदर की बाहर नहीं जाती और बाहर की अंदर नहीं आती। तो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन है ग्लास वूल, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अब यहाँ पर ये फिगर दिखाई और पूछा गया कि इस पार्ट का नाम क्या है। अब ये जो प्लेट होती है प्रेस में सबसे नीचे होती है ना, कहाँ पे होती है? सबसे नीचे। अभी तुम्हारे पास जूता है तो जूते में सबसे नीचे क्या है? सोल, है ना। तो उसी तरीके से इसको याद रखना है कि सबसे नीचे की जो प्लेट है वो रहेंगी अपनी सोल प्लेट। जो नीचे वाली प्लेट जो हीट होती है उसके ऊपर जो अपनी कॉइल ये फिक्स करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या लगता है? प्रेशर प्लेट लगती है, फिर हील प्लेट, कवर वगैरह इस तरीके से। तो सबसे नीचे वाला जो है वो सोल प्लेट है, इतना अपनों को याद रखना है। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एज पर जूल्स लॉ। देखो इससे पहले अपने हीट कैलकुलेट किए ना,
तो दूसरे फॉर्मूले से किए थे। अभी एक अपने पास दूसरा फार्मूला उसने पूछा है, किसके लिए, जूल्स लॉ के लिए। तो उसका फार्मूला अपने क्या पता किए थे, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। H मतलब क्या है, हीट, I मतलब करंट, करंट का स्क्वेयर, R का मतलब रेजिस्टेंस और T का मतलब टाइम सेकंड में, बरोबर। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आई स्क्वेयर आर टी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। बस इतना याद रखना है, करंट का स्क्वेयर, रेजिस्टेंस और टाइम, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है। ये अपना जो कुकिंग रेंज होता है ना, उसके अंदर का फिगर बताया गया है। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्विच होता है जिसके अलग अलग पोजीशन में कनेक्शन इसके होते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा स्विच का पोजीशन है जिसके अंदर सबसे अधिक हीट अपनों को वो मिलेंगी, है ना। हॉट प्लेट का जो है ये कनेक्शन बताया गया है। तो ये और ये बिल्कुल समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो पहले देखो, पहले जब अपन यहाँ पे फेज देंगे तो ये किससे कनेक्ट ही नहीं है, किससे कनेक्ट है क्या, नहीं है। तो इस स्थिति में ये ऑफ रहेगा। और दूसरी जो स्थिति है उसमें दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। देखो यहाँ से ये जो न्यूट्रल, यहाँ से जो फेज जाएगा, बरोबर, ये फेज दोनों टर्म में दोनों कॉइलों को मिल रहा है, बरोबर, दिख रहा है, ये पॉइंट आ रहा है ना, दोनों कॉइलों को फेज मिल गया। और ये न्यूट्रल जो है यहाँ से ये दोनों को भी मिल गया। तो पैरेलल के अंदर जो है करंट अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल चलता है तो अधिक से अधिक पावर ही खींचेंगे और फुल जलेंगे। तो ऑप्शन बी जो पोजीशन नंबर 2 है हमारा, वो राइट आंसर इसका रहेगा। अब एग्जाम में देखना ये है कि अगर ऑप्शन आगे पीछे या ये बदल गए रहेगा तो ये ऑप्शन भी ये रहेगा। लेकिन अगर ये बदल जाते हैं, समझो ये पोजीशन नंबर 2 को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, तो तुमको याद तो होना ना कि बस पोजीशन नंबर 2 करे और हो गया, नहीं। तो इसमें याद रखना, देखो यहाँ पर ये समझो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिए, तो ये न्यूट्रल कहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पर मिल रहा है, क्या मिला, न्यूट्रल। एक बार इधर से जा रहा है, देखो एक बार देखो इधर से जा रहा है, बरोबर, यहाँ पर ही क्या मिला, न्यूट्रल मिला। और ये जो फेज आएगा, ये फेज कैसा जाएगा, फेज यहाँ से बीच में, मतलब इधर भी फेज मिलेगा और इधर भी फेज मिलेगा। तो दोनों कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, है ना। बाकी दूसरों के अंदर इसमें तो यहाँ पे ऑफ स्थिति दिखेंगी, इसमें निम्न स्थिति दिखेंगी, मध्यम, और इसमें सबसे निम्न दिखेंगी। कि भाई ये देखो ये सीरीज में आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें तो सबसे कम रहेगा, कोई निम्न रहेगा, बरोबर। तो इतना याद रखना कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें ये पैरेलल में जा रहे हैं, मतलब दोनों कॉइलों के एक एक टर्मिनल को फेज मिल रहा है और दोनों कॉइलों को न्यूट्रल भी मिल रहा है, वो पोजीशन देखना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट। तो ये सवाल भी अगर आपको दिखा तो 2 मार्क आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। चलो, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम। तो ये तो सबको पता ही है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क तो आपके पक्के हो जाएंगे। देखिएगा इनके द्वारा हीट पैदा हुई है ना, और हुई भी तो बहुत कम हुई, लेकिन नाइक्रोम तार के द्वारा अच्छी खासी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। और यही अपने जो है प्रेस में, गीजर में, हीटर में, सब जगह नाइक्रोम तार ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी नाइक्रोम ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीयर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। मतलब माइक्रोवेव ओवन में स्टीयर मोटर का कार्य क्या है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब है ये क्या उत्पन्न करता है, माइक्रोवेव उत्पन्न करता है ना। और यहाँ से एक ट्यूब के एक चेंबर के द्वारा यहाँ पर भेजता है, बरोबर। अब ये जो मोटर है, ये कौन सी मोटर है, अपनी स्टीयर मोटर है। तो इसका कार्य क्या होता है कि ये जो माइक्रोवेव है इसको सब तरफ वो क्या करना, रोटेट करना, ताकि जो खाना है अपना उसके हर तरफ से वो माइक्रोवेव गुजरे। और उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो खाना हीट होता। रिवॉल्व करते रहना, मतलब घुमाते रहना, ये किसका काम होता है, स्टीयर मोटर का होता है। तो ऑप्शन डी रिवॉल्वेस एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। मतलब खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो मिक्सर के अंदर हम जैसे कोई भी आइटम डालते हैं, लहसन वगैरह, लहसन, अदरक, तो उसको स्टार्टिंग में घुमाने के लिए अपनों को हाई टार्क की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, हाई टार्क की जरूरत होती है। तो वो मिलता है अपनों को यूनिवर्सल मोटर के द्वारा। और बहुत ही अधिक प्रचलन है, मेंटेनेंस भी इसका बहुत इजी है, रिपेयर भी इजी कर सकते
रिपेयर भी इजीली हो जाती है। इस वजह से सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मोटर जो है वो यूनिवर्सल मोटर है। ये एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है, बराबर। इस वजह से इसका नाम दिया हुआ है यूनिवर्सल मोटर। और बाकी जो दूसरे जो मोटर है, रिपल्शन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर, ये तो खिलौनों में यूज होती है, तो इनका टार्क बहुत ही कम है, इनको हम उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज मेंटेनेड बाय द थर्मोस्टेट इन गीजर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जाने वाली तापमान की सीमा क्या है। मतलब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गर्म होने के बाद कट हो जाए और कम से कम कहाँ पर आने के बाद वो वापस पानी को गर्म करना शुरू कर दे। तो गीजर के अंदर इस तरीके से थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, इसके अंदर सेटिंग होती है, तो हम इसके द्वारा सेटिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर, जैसे हमने अगर 60 डिग्री सिलेक्ट किया तो 60 डिग्री पे ये कट हो जाएगा मैक्सिमम पे, बराबर। और रिटर्न अगर हमने 30 पे सिलेक्ट किया तो 30 के पास से वापस स्टार्ट हो जाए, है ना। तो उसकी जो रेंज है यहाँ पर तकरीबन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक सीमा तक हम इसको सेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रीजन एसी टेबल फैन रन्स वेरी हॉट। मतलब एसी टेबल फैन के बहुत गर्म होकर चलने का कारण क्या है ना। यहाँ पर गर्म चलने का कारण लिखा है लेकिन गर्म होकर चलना है। जैसे लोग गुस्सा होकर बहुत गर्म में निकल जाते हैं ना, गर्म होके गया तो इसका जो है थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। हिंदी में तुम्हारे को ट्रांसलेशन में थोड़ा सा लफड़ा आएंगे। ऑप्शन बी अगर हम देखें, डिफेक्टिव रनिंग वाइंडिंग। अगर रनिंग वाइंडिंग ही डिफेक्टिव है तो मोटर चलेंगी ही नहीं, है ना। यहाँ पर मोटर चल रही है लेकिन गर्म होके चल रही है, तो अगर रनिंग वाइंडिंग खराब है तो मोटर चलेंगी ही नहीं, बराबर। दूसरा, अगर कैपेसिटर अगर उसका खराब है तो भी मोटर क्या हो जाएंगी, नहीं चलेंगी, या फिर धीमी गति से चलेंगी लेकिन गर्म नहीं होंगी, बराबर। दूसरा, अगर उसके ब्रश जो लगते हैं, अपने देखे ना ब्रश, अगर वो फटे हुए वर्न आउट ब्रशेज, मतलब घिसी पिटी कटे फुटे ब्रश अगर है तो मोटर जो है वो रुक रुक के चलेंगी या फिर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करते हुए चलेंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर मोटर तो अच्छी चल रही है लेकिन गर्म होके चल रही है, तो किस कारण होता है, डिफेक्टिव स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रूव्स एट वेरियस प्लेसेस इन हीटर बेस प्लेट। मतलब हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इस तरीके से नाली बनी हुई थी ना अभी प्लेट अगर हम देखें तो, और यहाँ पर तो इस तरीके से खांचा भी बना हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो जो हम कॉइल को इसके अंदर बैठाते हैं, बरोबर, तो कॉइल इसके अंदर अच्छी दृढ़ता से बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अपने कॉइल बनाए और कुछ खाना रखे तो कॉइल इसको डायरेक्ट उछल के टच हो जाए, ऐसा होगा तो फिर इसको करंट लगेंगे। इस वजह से इस तरीके से ग्रूव्स खांचे वगैरह बना दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो अपनी हीटिंग एलिमेंट उसको अच्छे मजबूती से पकड़ के रखता है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा, रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का नाम क्या है। ये भी बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है, अगर एग्जाम में आता है तो 2 मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो सिंबल दिया गया है, ये सिंबल किसका है, ये फैन का सिंबल है, बरोबर। तो इससे अपने को समझ जाना चाहिए कि ये फैन की स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन ये कौन से युक्तियाँ यूज किए हैं, डायरेक्ट, ट्रायक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ यूज किए गए हैं ना। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर 15 भी खत्म हुआ और इसी के साथ हमारे 10 मॉडल कंप्लीट हुए। अब केवल एक ही मॉडल हमारा बचा है, वो भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।